केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की जो यूट्यूब क्लास में चल रही है उसके अंदर आप सभी का स्वागत है। तो अपन जो थर्ड लेसन था थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसिस संतुलन की संकल्पना उसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए कल अपने ये देखा था कि जो थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसिस है उसका अर्थ क्या होता है, डटन के अनुसार उसके जो संतुलन की क्रिया है वो किस प्रकार की थी। फिर अपन ये देखा था कि जो आइसोस्टेसिस शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है, उसका क्या मीन होता है। और उसको देखने के बाद अपने ये देखा था कि ये जो संतुलन का सिद्धांत है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। इसको भी अपन ने जो लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर अपन ने देखा था। तो ये जो सिंधु गंगा का मैदान है वहाँ पे जो सर्वेक्षण का कार्य हो रहा था 1859 में जॉर्ज एवरेस्ट के निर्देशन में, तो दो जगह थी, कल्याणपुर। इन दोनों का जो अक्षांशीय निर्धारण किया जा रहा था तो वो दो विधियों से किया जा रहा था। एक तो था त्रिभुजीकरण विधि, दूसरा थी खगोलीय विधि। जब इन दोनों विधियों से उसका सर्वेश किया गया कल्याण तथा कल्याणपुर का, तो उन दोनों में अंतर आया था। इस विधि के तहत किया गया था तो 42.294 आया था और इसके तहत किया गया था तब 37.058 इंच आया था। अब इन दोनों का जो डिफरेंस था इन दोनों विधियों में वो 5.236 इंच था। अब इसका अब ये जो अंतर आया था, डिफरेंस आया था, उसने ही ये जो संतुलन का सिद्धांत है उसकी उत्पत्ति की है। अब देखिए जब इस अंतर का कारण एरिमोदी से पूछा गया तो उन्होंने ये बताया था कि ये हिमालय की जो आकर्षण शक्ति होती है उसकी वजह से ये अंतर आया था। तो लेकिन ये समस्या जब प्राट महोदय ने इसका कैलकुलेशन किया तो उन्होंने ये बताया था कि ये जो अंतर आ रहा है दोनों विधियों के तहत ये 5.296 इंच नहीं होकर प्राट महोदय के अनुसार ये जो अंतर है वो कितना आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था, यानी 15.885 इंच। अब ये जो समस्या है वो आगे से आगे फिर उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए अलग अलग जो लोग हैं इन्होंने अपना जो मत है वो रखा है। तो पहला जो अपन मत पढ़ेंगे यहाँ पे वो एरी का पढ़ेंगे, यानी एरी की संकल्पना को पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद प्राट महोदय का जो संकल्पना उसको देखेंगे। उसके बाद हेफोर्ड तथा जो बॉवी है उनका मत है, उनका भी अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद जॉली की संकल्पना है उसको देखेंगे। उसके बाद आर्थर होम्स की जो संकल्पना है उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले अपनी जो संकल्पना होगी इन विभिन्न विद्वानों के तहत उसमें से सबसे पहले अपन किसको पढ़ेंगे, एरिमोदी को पढ़ेंगे।
अब देखिए जॉर्ज एरी थे, इन्होंने ये माना है कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो परतें हैं, और स्पेशली अपन ने ये पढ़ा था कि पृथ्वी जो इसका लास्ट लेसन हमने पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसमें आर्थर होम्स के अनुसार आर्थर होम्स ने पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं वो दो बताई थी। पहली जो परत बताई थी वो थी क्रस्ट, दूसरी जो इन्होंने बताई थी वो बताई थी सबस्ट्रेटम। अब देखिए ये जो क्रस्ट है और सबस्ट्रेटम है, आर्थर होम्स के अनुसार ये जो परत है वो एक तो संपूर्ण सियाल प्लस जो ऊपरी सीमा थी, इन दोनों से मिलकर बनी है। यानी संपूर्ण सियाल तथा जो ऊपरी सीमा है उससे मिलकर आर्थर होम्स के अनुसार कौन सी परत बनी है? क्रस्ट। और जो सबस्ट्रेटम है जिसको हिंदी में अर्ध स्तर बोलते हैं, ये जो निचली सीमा है उससे मिलकर बनी है। अब देखिए जॉर्ज एरी ये कहते हैं कि जो पृथ्वी का जो क्रस्ट वाली जो परत है वो अधिक घनत्व वाली जो सबस्ट्रेटम की परत है, यानी इसका जो घनत्व है वो कम है। क्योंकि अपने ये भी देखा है कि जो महाद्वीप है वो सियाल से निर्मित है। कौन सी परत से निर्मित है? सियाल। ये और जो महासागर है वो सीमा से निर्मित है। अब देखिए ये जो क्रस्ट है वो हल्के जो एलिमेंट्स है, हल्के जो पदार्थ है उससे मिलकर बना हुआ है, और ये जो परत है वो भारी पदार्थों से बनी हुई है। इसलिए जो क्रस्ट है वो इस सबस्ट्रेटम के ऊपर क्या होता है? लहरा रहा है या तैरता है। कहने का मतलब इस क्रस्ट का घनत्व कम है और इसका घनत्व ज़्यादा है, इसलिए जो कम घनत्व की परत है वो अधिक घनत्व की परत के ऊपर क्या कर रही है? तैर रही है। ऐसा एरी महोदय ने बताया। यानी जो क्रस्ट है वो अध स्तर के ऊपर लहरा रही है, तैर रही है, क्योंकि क्रस्ट का जो डेंसिटी है वो क्या है? कम है, और इसका जो डेंसिटी है वो क्या है? ज़्यादा है। तो देखिए अर्थात जो सियाल परत है सीमा पर तैर रही है। यानी कुल मिलाकर ये होगा कि ये जो सियाल परत है वो सीमा के ऊपर तैर रही है, ठीक है ना, क्योंकि सियाल हल्के पदार्थों से निर्मित है और जो वो सिलिका और एल्यूमिनियम से, और ये सिलिका और मैग्नीशियम से, इसलिए इसका जो घनत्व है वो क्या है? कम है, और इसका घनत्व ज़्यादा है, इसलिए ये कम घनत्व की परत इस अधिक घनत्व की परत के ऊपर तैर रही है। ऐसा एरी है वो अपनी संकल्पना के अंदर जो वर्णन है वो करते हैं। इस प्रकार एरी के अनुसार हिमालय है वो ग्लासी मैग्मा से निर्मित है। यानी एक प्रकार का जो ट्रांसपेरेंसी वाला जो मैग्मा होता है, ग्लासी मैग्मा होता है, उसके ऊपर क्या रहा है वो तैर रहा है। जिस प्रकार अपन देखते हैं एक नाव होती है, अब जो नाव है वो पानी में तैरती हैं तथा उसका अधिकांश भाग जल में डूबा रहता है। यानी एक सामान्य सा अगर सिद्धांत है जो अपन साइंस के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो जैसे एक नाव होती है वो पानी के ऊपर तैर रही है, तो जितना नाव का ऊपरी भाग पानी के ऊपर रह रहा है उससे उसका अधिकांश भाग होगा वो पानी के अंदर रहता है। अब ये कितना भाग ऊपर रहता है और कितना भाग अंदर रहता है, तो अपन देखिए एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। यानी अपन ये देखते हैं कि अगर इन्होंने ये कहा है कि अधिक जो घनत्व है वो इसका है कम घनत्व, तो एक नाव होती है तो उस जब वो पानी में तैरती है तो उसका एक भाग अगर मान लिया कि ऊपर है तो उसका जो 9 भाग होता है, यानी अपन यूँ बोल सकते हैं कि 1/9 भाग
यानी अगर उस नाव का एक भाग ऊपर है तो उसका 9 भाग कहाँ होना चाहिए, पानी के अंदर, तभी जाकर वो जो नाव है वो पानी के ऊपर क्या करेगी, तैरेगी। तो उसी तरह से अपन देखिए एक बर्फ का टुकड़ा भी होता है ना, उदाहरण के लिए वो नाव भी हो सकती है, एक बर्फ का टुकड़ा होता है जिसको आइसबर्ग बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। अगर एक बर्फ के टुकड़े को उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाएगा तो जब वो जल में तैरता है तो उसके एक भाग ऊपर रखने के लिए उसका जो 9वां भाग है, 9 भाग है, उसको पानी के अंदर रहना पड़ेगा। यानी मान लिया कि एक लाइन है, ये पानी है, उसका एक भाग अगर ये ऊपर है तो ये 9 भाग कहाँ होगा, पानी के अंदर होगा ये। यानी कहने का मतलब जो 1/9वां जो फॉर्मूला है साइंस के हिसाब से वो यहाँ पे लागू होता है। यानी किसी भी चीज़ को अगर, जैसे एक बर्फ़ का टुकड़े होते हैं, आइसबर्ग होता है, उसको अगर पानी के अंदर वो तैरता है तो उसका एक भाग अगर ऊपर है पानी के तो 9 भाग का होगा, पानी के अंदर होगा, तब जाके वो एक आइसबर्ग का टुकड़ा है वो पानी के अंदर तैरेगा। तो यहाँ पे एरी है वो अपने इस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि इन्होंने जो ये आइसबर्ग वाला एग्जाम्पल है वो इन्होंने इस दिया नहीं है, सिर्फ ऐसा माना है कि 1/9 भाग है उसमें से एक भाग ऊपर रहता है और 9 भाग कहाँ रहते, अंदर रहेंगे पानी के अंदर, तब जाकर वो जो आइसबर्ग है वो क्या हुआ, तैरेगा। लेकिन आइसबर्ग का उदाहरण इन्होंने नहीं दिया, किसने, एरीमोदे ने। अर्थात हम ये कहते हैं कि जो क्रस्ट के एक भाग को ऊपर रखने के लिए, यानी कहने का मतलब अब अपन को ये समझना है कि क्रस्ट और जो सब स्ट्रेटम है वो किस प्रकार की थ्योरी है। अगर अपन देखते हैं कि क्रस्ट का एक भाग अगर ऊपर हो रहा है तो क्रस्ट का जो 9 भाग है वो कहाँ रहेंगे, अध स्तर में रहेंगे। यानी अगर ये जो परत है उसका एक भाग अगर ऊपर है तो उसका 9 भाग कहाँ रहेंगे, सब स्ट्रेटम के अंदर रहेंगे, तब जाके अपन कहेंगे जो भी भूभाग है वो किस अवस्था में रहेगा, संतुलन में रहेगा। अगर उसका 9 भाग संतुलन अंदर नहीं है, सब स्ट्रेटम में नहीं है, तो वो भूभाग है वो स्थिर नहीं हो सकता। ऐसा एरी जो है वो अपने जो ये संकल्पना है उसके अंदर बता रहे हैं। तो उसके क्रस्ट के 9 भाग को सब स्ट्रेटम के अंदर रहना पड़ेगा। यानी एक बात क्लियर है कि अगर क्रस्ट का एक भाग ऊपर है तो उसके क्रस्ट के 9 भाग कहाँ होगा, सब स्ट्रेटम के अंदर होगा, तभी जाके वो भूभाग क्या रहेगा, स्थिर अवस्था में रहेगा। और अपन पहले ये चीज़ कह चुके कि जो आइसबर्ग का जो उदाहरण है वो एरीमोदे ने प्रस्तुत नहीं किया है, सिर्फ इतना बताया है कि जो स्थल पर जो मैग्मा है और स्पेशली जो ग्लासी मैग्मा था, ये नहीं एक प्रकार का ट्रांसपेरेंसी वाला है और नाव की तरह तैर रहा है। सिर्फ ये बताया था कि ये आइसबर्ग वाला जो एग्जाम्पल है वो एरी ने नहीं माना है, लेकिन एक प्रकार जो अपन देखते हैं कि जो ग्लासी मैग्मा है वो एक प्रकार से तैर रहा है और स्थलीय भाग पर जो ग्लासी मैग्मा है वो तैर रहा है। यानी कहने का मतलब वो ये हुआ कि जो सियाल रूपी परत है वो सीमा के ऊपर क्या कर रही है, तैर रही है या लहरा रही है। अब वो अपन यहाँ इस क्रस्ट और सबस्ट्रेटम के अकॉर्डिंग देखते हैं एरीमोदे के, तो इन्होंने कहा कि इसका एक भाग ऊपर रहेगा तो 9 भाग नीचे, तभी जाकर वो भूभाग है वो स्थिर अवस्था में रहेगा एरीमोदे के अनुसार। अब देखिए अपन एक जो तैराव का नियम होता है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग का जो नियम देखते हैं अपन, इसको तैराव का नियम भी बोल सकते हैं या तैराव का सिद्धांत भी कह सकते हैं। अब देखिए जो आइसबर्ग था, बर्फ का जो टुकड़ा था, वो तैराव का जो सिद्धांत है के अनुसार अपन ये देखते हैं कि हिमालय जो पर्वत की बात हो रही है, क्योंकि ये जो इस सिद्धांत की जो उत्पत्ति हुई थी वो हिमालय क्षेत्र में ही हुई है। जो सिंधु गंगा का मैदान है और ये जो दोनों जगह थे, कल्याण वो इसी हिमालय क्षेत्र के अंदर पड़ता है, ठीक है ना। ये तो देखिए ये जो तैराव का सिद्धांत है
वो ये कहता है कि हिमालय जितना, आज अपन को उदाहरण के रूप में अपन देखते हैं कि हिमालय की वर्तमान में जो हाइट है या जो ऊंचाई है वो देखते हैं तो 8,848 मीटर है। कितनी है? 8,800। हिमालय की एक एग्जाम्पल के रूप में अपन देख रहे थे कि जो हिमालय है इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8,848 मीटर है। अगर ये ऊंचाई इतनी, ये स्थलीय भाग से इतना ऊपर है 8,848 मीटर समुद्र तल से, ठीक है ना? कहाँ से है? तो अपन देखते हैं कि इस हिमालय को इस अवस्था में स्थिर रहने के लिए, यानी अगर ये 8,848 मीटर का जो हिमालय है वो एक लंबवत रूप से खड़ा है, स्थिर अवस्था में है, तो उसके 9 भाग को कहाँ रहना चाहिए? उसके नीचे रहना चाहिए, ठीक है ना? यानी जितना भूभाग हिमालय आपको स्तरीय भाग से ऊपर दिख रहा है तो उससे 9 गुना जो भाग है हिमालय का वो उसके अंदर रहना चाहिए। और किसके अंदर? जैसे अपन कहते हैं ये क्रस्ट है, तो क्रस्ट के में मान लिया कि 8,848 मीटर है, तो उसका जो सब स्ट्रेटम होगा, तो अब अपन ये कैलकुलेशन करते हैं कि अगर हिमालय की ऊंचाई इतनी है 8,848 मीटर, वो स्थिर अवस्था में खड़ा है, तो उसका कितना भाग नीचे होगा? तो सीधी सी कैलकुलेशन करेंगे अपन। ये 8,848 मल्टीप्लाई 9 से करोगे तो ये जो दूरी आती है वो लगभग 29,632 मीटर आती है। ये अब देखिए हिमालय अगर 8,848 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है तो उसका कितना भाग नीचे होगा? 29,632 मीटर का भाग होगा वो स्थल के नीचे होगा, तभी जाकर वो हिमालय है वो अपने इस रूप में है वो खड़ा हो सकता है, यानी इस अवस्था में वो क्या हो सकता है? एक प्रकार का स्थिर हो सकता है। अगर इतना भूभाग उसके आंतरिक भाग में नहीं है, इसे नीचे नहीं है स्थल के, तो वो हिमालय इस अवस्था में खड़ा नहीं रह सकता है, क्योंकि उसका इतना भाग अगर ऊपर है तो उसका इतना भाग नीचा होना चाहिए। और वो ऐसा किसके अनुसार कह रहे? एरी महोदय है वो अपनी संकल्पना में कह रहे। फिर अगर देखा जाएगा तो तक का जो भी हल्के पदार्थों का होगा वो सब स्ट्रेटम में होगा। कहने का मतलब है अब ये जो भाग होगा वो हल्के पदार्थों का बना हुआ होगा। जैसे अपन कहते हैं कि महाद्वीपी अगर सियाल का बना हुआ है तो जो हिमालय भी है वो भी किससे, कौन सी परत से निर्मित होगा? सिलिका एल्यूमिनियम, यानी हल्के पदार्थों से। और ये जो भाग है ये सब स्ट्रेटम के अंदर स्थित होगा। किसमें होगा? यानी अगर एक भाग 8,848 इसमें है तो इस क्रस्ट का 9 भाग कहाँ होगा? सब स्ट्रेटम के अंदर स्थित होगा, तभी जाके हिमालय है वो इस अपनी स्थिर अवस्था में खड़ा हो सकता है, ऐसा एरी महोदय कहते हैं। अगर ये लो यहाँ पे लागू नहीं होता है तो वो हिमालय है एरी के अनुसार वो स्थिर अवस्था में खड़ा नहीं हो सकता। फिर एरी महोदय ने इस बात का भी प्रतिपादन किया कि जो भाग अधिक ऊंचा होगा उसका अधिकांश भाग सब स्ट्रेटम में डूबा हुआ होगा। ये तो यानी एक सीधी सी थ्योरी है कि अगर 8,848 मीटर वाला भूभाग ऊपर है तो अपन देखते हैं कि 29,632 मीटर का जो भाग होगा वो कहाँ होगा? सब स्ट्रेटम के अंदर डूबा हुआ होगा। अगर अब दूसरी बात है कि जो भूभाग जितना ऊपर होता है वो जो हल्के एलिमेंट्स होते हैं उससे निर्मित होता है, इसीलिए तो अपन कहते हैं कि जो हिमालय है वो सिलिका से निर्मित है, इसीलिए वो इतनी हाइट पे खड़ा है स्थिर अवस्था के अंदर। एरी महोदय के अकॉर्डिंग अगर इस थ्योरी को अगर अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं तो जो भाग कम ऊंचा होगा उसका कम भाग डूबा हुआ होगा। यानी एक चीज़ है कि जितना, अब ये तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, अगर कोई भूभाग मान लिया कि 500 मीटर पे ही है तो उसका 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा कितना होगा? 4500 मीटर ही होगा। यानी जितना भूभाग कम ऊपर होगा तो उसका उतना ही भाग नीचे की ओर स्थित होगा, लेकिन वो 9 के मल्टीप्लाई में होगा। कितना होगा? क्योंकि एक भाग ऊपर रहेगा तो उसके 9 भाग कहाँ होगा? नीचे होगा। तो हिमालय ज़्यादा ऊपर है 8,848, इसीलिए उसका अधिकांश भाग कहाँ होगा? नीचे की ओर स्थित होगा। और वो किस परत में होगा? सब स्ट्रेटम में होगा एरी के अकॉर्डिंग। अब देखिए इस प्रकार एरी ने एक बात बताई है कि जो विभिन्न कॉलम होते हैं, विभिन्न स्तंभ होते हैं,
जैसे ये अलग अलग कॉलम है, स्तंभ है। अब इन्होंने क्या माना है कि जो विभिन्न स्तंभ हो गए उसका घनत्व तो क्या होता है, बराबर होगा। अब जैसे मान लिया अब ये अलग अलग कॉलम दिख रहे हैं, तो एरी ने क्या माना है कि जो स्तंभ होगा उनका घनत्व तो समान होता है। ये जितने भी स्तंभ है, चाहे ए स्तंभ हो, बी हो या सी हो, अब इन सभी का जो घनत्व होगा वो तो बराबर होगा। जो अंतर होगा वो किसमें होगा, इनकी गहराई में होगा। किसमें होगा, तो घनत्व बराबर होगा और गहराई अलग अलग। ये अब देखो, इसकी गहराई अलग है, इसकी गहराई अलग है, इसकी है, लेकिन घनत्व क्या होगा, समान होगा। तो एरीमॉन ने एक बात स्पष्ट की है कि जो भी पदार्थ होगा उसका घनत्व तो क्या होगा, समान होगा, लेकिन जो अंतर होगा वो किस आधार पर होगा, उसकी गहराई के आधार पर। यानी अधिक भूभाग ऊपर उठा हुआ होगा तो उसका अधिकांश भाग अंदर होगा, और जो कम भूभाग ऊपर उठा होता है उसका कम भूभाग है वो अंदर धंसा हुआ होगा। और लेकिन जिस लाइन के सारे, जिस तल के सारे उसका भार बराबर होगा उसको क्षतिपूर्ति तल कहा जाएगा, लेवल ऑफ कंपनसेशन, जो अपने कल भी पढ़ा था। इसको समदबाव तल भी कहा जाता है। यानी एक ऐसा तल होगा, एक ऐसी लाइन होगी जिसके सारे जो घनत्व होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना। उस घनत्व के ऊपर का जो भूभाग होगा वहाँ पे जो परिवर्तन है वो होगा। एरिक ने स्पष्ट यही कहा है कि घनत्व तो क्या होगा, समान होता है, और उनकी गहराई में क्या होता है, अंतर होता है। तो उन्होंने एक प्रयोग भी किया है। अब वो एक उदाहरण के रूप में और प्रयोग के रूप में अपन देखते हैं। इस चीज को समझाने के लिए तो अपने पास एक कोई बर्नर होता है, जार होता है ऐसे, ये अब ये उसका तल है, ये पानी है। अब इसके अंदर जो समान घनत्व के जो लकड़ी के टुकड़े थे, लकड़ी के टुकड़े हो सकते हैं, अलग अलग धातु हो सकते हैं। तो देखिए इन्होंने अब एक चीज है कि ये जितने भी स्तंभ है इन सभी का जो घनत्व है वो बराबर है, क्योंकि एक ही धातु से, जैसे लकड़ी है तो सभी ये टुकड़े हैं वो किसके बने हुए, लकड़ी के, तो सभी का जो घनत्व होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। अब इसमें डिफरेंस है तो वो डिफरेंस किसके अनुसार है, इन ये जो विभिन्न घनत्व के जो स्तंभ है उनकी गहराई है अलग है। अगर ये गहराई अलग नहीं होती तो उसका घनत्व भी है वो चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब है यहाँ पे जो घनत्व है बराबर, लेकिन जो उसमें डिफरेंस है वो किस बात को लेकर है, उनकी गहराई को
लेकर है। तो एरी यही कह रहे थे। और ये जो है लेवल है वो जल का तल होगा ये। अब इसके ऊपर ऊपर तो क्या होगा, जो भी घनत्व, जो भी इस कॉलम होगा उसका घनत्व बराबर होगा तथा उसकी जो गहराई होगी वो अलग अलग होगी। तो एक तल ऐसा होगा जहाँ पे उसके नीचे जो घनत्व है उसमें बदलाव नहीं होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, क्षतिपूर्ति तल होता है। वो क्या होता है, तो एरी ने अपने इस प्रयोग के द्वारा, और आप स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जो डिफरेंस है वो किस वजह से है, घनत्व के कारण नहीं है, वो किस वजह से, उसकी गहराई के कारण है, ऊंचाई के जिसको अपन बोल सकते हैं उसकी वजह से है। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार एरी ने स्पष्ट किया है कि जो ऊंचा भाग है वो काफ़ी गहराई तक अपनी लंबी जड़ों को सब स्ट्रेटम है उसके अंदर डूबे रहता है। कहने का मतलब जो भूभाग जितना ऊपर है, अब जैसे मान लें कि आपको दिख रहा है ये भूभाग ज़्यादा ऊपर है, सबसे ज़्यादा है इन सभी में, तो ये भूभाग उतना ही क्या है, गहरा। ये भूभाग कम है तो उसकी गहराई भी क्या कम है, और ये सबसे कम है तो उसका भूभाग कम है। तो एक बात स्पष्ट है कि जो भूभाग है वो जितना ऊपर उठा हुआ होगा उसका 9 भाग है वो सब स्ट्रेटम में होगा। कहाँ होगा, एरी के अनुसार यानी क्रस्ट का 1 भाग है तो क्रस्ट का 9 भाग कहाँ होगा, सब स्ट्रेटम में होगा। और वो ये चीज़ है वो आपको क्लियर कर रही है इस प्रयोग के द्वारा। तो जिस कारण ऊंचा उठा हुआ भाग है नीचे काफ़ी गहराई तक हल्के पदार्थों का विस्तार होगा, इसके विपरीत जो कम ऊंचे भाग है वो काफ़ी गहराई तक प्रविष्ट होते हैं। यानी एक चीज़ और है, और जितना जो भूभाग ऊपर होगा वो उतना ही हल्का होगा तथा वो उतना ही गहराई में होगा। देखो चीज़ को समझ आ कि जो भूभाग जितना ऊपर होगा एक तो वो उतना ही हल्का होगा, उतना ही गहराई पे होगा, और जो भूभाग कम ऊपर होगा वो एक तो भारी होगा और वो कम गहराई पे होगा। जैसे ये कम ऊपर है तो वो कम गहराई पे है, तो जो भूभाग ज़्यादा ऊपर होगा उतनी ही गहराई ज़्यादा होगी, ठीक है ना। और जो जितना ज़्यादा होगा वो भारी पदार्थों का होगा, और जो कम ऊपर होगा वो क्या होगा, हल्का। इसीलिए अपने हिमालय देखते हैं वो इतना है ऊपर है तो वो हल्के पदार्थों से निर्मित होगा, ठीक है ना ये। अतः इसके कम ऊंचे भाग पर कम गहराई तक प्रविष्ट होते हैं, अतः वे अधिक घनत्व वाले भाग को थोड़ी मात्रा में ही हटा पाते हैं। अब देखिए अब ये क्यों है कि ये इसकी ऊंचाई कम है तो नीचे भाग है उतना ही वो पदार्थ हटा पाएगा, इसलिए वो कम गहराई में भी ऊपर स्थिर रह सकता है। और ये भूभाग ज़्यादा ऊपर है तो उसको स्थिर रखे थे, उतने ही नीचे वाले भाग है उसको हटाना पड़ेगा। और वो भाग कहाँ से हटेगा, ये जैसे ये क्रस्ट के अंदर स्थित है ये कॉलम फर्स्ट वाला, तो इसका अगर 1/1 भाग ऊपर है तो वो 9 भाग किसको हटाएंगे, जो सब स्ट्रेटम के नीचे का जो भाग है उसको हटाएंगे, तब जाके उसकी जो जड़ें हैं, जो रूट है वो स्थिर होगा। तो कहने का मतलब है जो भूभाग जितना ज़्यादा ऊपर है तो उसकी जो जड़ें है वो उतनी ही क्या होगी, गहराई में होगी। तो वो गहराई कहाँ पे स्थिर होगी, उस सब स्ट्रेटम के अंदर ही होगी। यानी ये एक प्रकार की जो जड़ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वो भूभाग क्या होगा, ऊपर होगा। जबकि नीचे सब स्ट्रेटम का अधिकांश घनत्व वाला पदार्थ अधिक मात्रा में होता है। इस प्रकार जो ऊंचे उठे हुए भाग हैं तथा नीचे भाग एक साथ संतुलित होकर खड़े रहते हैं। प्रत्येक भाग संतुलन तल या संतुलन रेखा पर बराबर भार रखते हैं। अब दूसरी बात ये हो गई कि एक तल ऐसा होगा जिसके सारे जो घनत्व है वो बदलता नहीं है, उसके ऊपर तो घनत्व बदलेगा लेकिन उस तल के सारे घनत्व क्या होता है, बराबर होगा, और वहीं पे वो भूभाग क्या होगा, स्थिर अवस्था में रहता है। और इसी को अपन संतुलन तल या संतुलन की दशा बोलते हैं, या लेवल ऑफ कंपनसेशन भी बोलते हैं, या यूनिफॉर्म प्रेशर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, लेवल ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर। तो जो समदबाव तल होता है, क्षतिपूर्ति तल होता है वो बोला जाएगा। अब सीधी सी बात ये हो गई, कहने का मतलब जो भूभाग जितना ऊपर है वो उतना ही भूभाग नीचे होगा, और वो नीचे भाग कहाँ से हटेगा, उस सब स्ट्रेटम के अंदर रहेगा, तभी जाके उसकी जो जड़ है वो अधिक गहराई होगी और वो भूभाग क्या होगा, स्थिर होगा। तो क्रस्ट का 1 भाग है ऊपर है तो उसके 9 भाग कहाँ होंगे, इस सब स्ट्रेटम वाली जो परत है, अर्ध स्तर है, उसके अंदर क्या होगा, स्थिर होगा, तभी वो भूभाग क्या हो सकता है, स्थिर अवस्था में रह सकता है। लेकिन एक ऐसा तल भी होगा जिसके सारे उसका जो भार होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, और वहीं पे वो भूभाग होगा वो स्थिर रहेगा, और इसी को क्या बोलते हैं, संतुलन का तल बोला जाएगा। इस तल के सारे जो घनत्व होगा वो क्या रहता है, हमेशा
बराबरी रहता है, और इसको अपन संतुलन तल भी बोल सकते हैं या कंपनसेशन लाइन भी बोल सकते हैं, संतुलन रेखा भी बोलते हैं। उस रेखा के सारे उसका भार है वो बराबर होगा, ऐसा हैरी महोदय ने बताया। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि अगर हिमालय है वो 8,848 मीटर ऊपर है और उसका 79,632 मीटर का भाग नीचे है, तो अपन देखते हैं कि एक सामान्य थ्योरी पढ़ते हैं कि 32 मीटर की गहराई पे जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। तो इस गहराई पे अगर वो भूभाग अंदर है तो वो तो लिक्विड में होगा, और लिक्विड में वो स्थिर नहीं रह सकता। इसीलिए जो हैरी महोदय उनकी ये जो थ्योरी है यहाँ पे आके भ्रम पैदा करती है। वैसे अपन देखते हैं इन सभी में सबसे ज़्यादा जो विश्वसनीय थ्योरी मानी जाती है इस थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसिस के अकॉर्डिंग, वो हैरी महोदय की है। किसकी है? हैरी। लेकिन वही चीज़ आती है कि वापस इतनी गहराई पे जाओगे तो नीचे वाला जो भाग है, जैसे अपने हिमालय के उदाहरण पढ़ा था, तो हिमालय इतनी गहराई पे होगा तो वो तो लिक्विड हो जाएगा। जब लिक्विड होगा तो वो स्थिर अवस्था में नहीं रह सकता है। इसीलिए हैरी की जो संकल्पना है यहाँ पे एक प्रकार का भ्रम पैदा करती है कि इतनी गहराई पे जाने पर तो टेम्परेचर बढ़ता है, और बढ़ेगा तो वो लिक्विड होगा तो ये भूभाग है वो स्थिर नहीं रह सकता है। अब अपन जो दूसरी जो थ्योरी है वो प्राट महोदय की पढ़ेंगे, क्योंकि हैरी ने तो ऐसा क्या दिया था। अब उसमें प्राट महोदय ने कुछ संशोधन किया है। अब सबसे बड़ा संशोधन तो यही है कि जैसे इन्होंने बताया कि घनत्व तो बराबर होगा, उनकी गहराई में क्या रहता है? अंतर रहता है। और प्राट महोदय क्या बोलते हैं कि घनत्व अलग अलग होता है और गहराई है वो बराबर होती है। यहाँ पे घनत्व बराबर है तथा गहराई में अंतर होगा, और ये बोलते हैं कि घनत्व अलग अलग होता है, प्राट घनत्व अलग होता है और उसकी गहराई होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। दोनों एक दूसरे के विपरीत है, यानी प्राट और हैरी का जो मत है वो विपरीत है। और ये क्या बोलते हैं कि घनत्व बराबर है, गहराई अलग है। ये क्या बोलते हैं? घनत्व अलग अलग है और गहराई बराबर होती है। तो अभी अपन किसकी जो संकल्पना है उसको पढ़ेंगे, प्राट महोदय की, उसको देखेंगे। प्राट की संकल्पना। तो देखिए, प्राट महोदय ने जिस जगह से इस सिद्धांत की उत्पत्ति हुई थी, दो जगह हैं। क्योंकि पहले अपन ने बता दिया था कि जो अंतर आ रहा था वो ये आया था, दोनों विधियों से उसका सर्वे किया गया था अक्षांशीय निर्धारण के लिए। लेकिन जब प्राट ने इसका अध्ययन किया तो प्राट महोदय ने जो अंतर बताया था वो ये बताया था 15.885 इंच बताया था। अब देखिए, अब यही जो समस्या थी, इसी समस्या को इस प्राट ने सुलझाने की कोशिश की है कि ये अधिक जो कम आया था वो वास्तव में इतना नहीं हो कि प्राट के अनुसार वो कितना होना चाहिए था, 15.885 इंच होना चाहिए था, डिफरेंस दोनों विधियों के तहत। तो अपन देखते हैं कि जो अंतर है वो 15.885 जो इंच से माना है, क्योंकि हिमालय का जो औसत घनत्व है, क्योंकि अपन देखते हैं कि जो महाद्वीप है, महाद्वीपों का जो निर्माण हुआ है वो अपने पहले ही देखा है कि इस सियाल परत से हुआ। किससे हुआ? और ये हल्के पदार्थों से निर्मित है। तो हल्के पदार्थों से निर्मित होने के कारण इनका जो घनत्व है वो 2.75 GCM है। तो